इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप नई गाड़ी खरीदें या पुरानी खरीदें। आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन आपको कैसे लेने हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न, सर आपके पास कौन सी गाड़ी है और आपने कैसे शुरुआत। सबसे पहले गाड़ी खरीदी मारुति 800। मारुति 800 के बाद मैंने खरीदी वैगनार। वैगनार के बाद मैंने खरीदी होंडा सिटी। होंडा सिटी के बाद मैंने खरीदी टाटा सफारी। टाटा सफारी के बाद मैंने खरीदी ऑडी A6। क्योंकि मेरी जो एवरेज मंथली इनकम, अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं ना तो खरीदने के सिर्फ शोरूम से बाहर निकलते ही, हाय फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप खुद की कार खरीदें या कैब का इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आया है कि सर ये कंपैरिजन बताओ कि हम नई कार खरीदें या पुरानी कार लें। फ्रेंड्स, इस बात का डिसीजन लेने के लिए ना आपको बहुत सारे फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। कई बार कार को लेकर, नई कार या पुरानी कार को लेकर आपकी इमोशनल वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी इमोशनल वैल्यू क्या कहती है कि आप नई कार खरीदें या पुरानी कार लें। या सोशल स्टेटस की वजह से भी कई बार हम ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे नई कार खरीदनी चाहिए या पुरानी। ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो है फाइनेंशियल वैल्यूज़। हमें अपनी फाइनेंशियल वैल्यूज़ को देखते हुए क्या डिसाइड करना चाहिए कि आपको नई कार लेनी चाहिए या पुरानी। फ्रेंड्स, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल वैल्यूज़ की बात करते हैं ना तो बहुत सारी कैलकुलेशंस पर हमें ध्यान देना होता है। आज हम ये मान के चलते हैं कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसकी वैल्यू लगभग 7 लाख रुपए है। मतलब अगर वो कार आप नई खरीदते हैं तो 7 लाख रुपए में वो कार आपको मिलती है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। अगर 7 लाख रुपए की वैल्यू की एक नई कार आप खरीदते हैं जिसका शोरूम से लेकर रोड प्राइस तक 7 लाख रुपए है, तो और आपके पास जो डाउन पेमेंट है देने के लिए वो सिर्फ 2 लाख रुपए है। जनरली हमें से हर व्यक्ति जब कार खरीदता है तो डाउन पेमेंट देता है और बाकी EMI करवा लेता है। तो मान लेता हूँ 7 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं, 2 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दी, तो बाकी बचे जो 5 लाख रुपए हैं इसको आप EMI में कन्वर्ट कराएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कार लोन की बात करते हो तो 3 साल या 5 साल के लोग कन्वर्ट कराते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 3 साल के लिए आप उसको कन्वर्ट करा रहे हैं EMIs को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको कार लोन का मिल रहा है वो 9% है। फ्रेंड्स, ये वेरी करता है आपके फाइनेंशियल वैल्यूज़ के ऊपर। ये वेरी करता है कि 9% होगा, 10 होगा, 11 होगा या 8.5 होगा। फाइन, हम मान लेते हैं 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपकी जो EMI आने वाली है पर मंथ 15,900 रुपये अगले 3 साल तक की आपकी EMI आने वाली है। इसका मतलब टोटल जो आपने पेमेंट की है वो 2 लाख रुपए तो आपने डाउन पेमेंट दे दी, 15,900 के हिसाब से 36 EMI जो आपने दी हैं वो टोटल मिला के हो गया आपका 7,72,000 रुपये। मतलब 7 लाख की कार वैल्यू पर आपको 72,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये सारा का सारा पैसा आपको पर मंथ डाउन पेमेंट के साथ 15,900 रुपये के रूप में देना पड़ेगा। फाइन, ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। यही कार अगर आप एक सेकेंड हैंड वैल्यू में लेते हैं, मतलब जो गाड़ी आपको नई 7 लाख रुपए की मिल रही है और 4-5 साल चली हुई गाड़ी वो आप लेते हैं, तो जनरली उसकी वैल्यू 3, सवा 3, 3.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए तक मिल जाती है। मतलब 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए में कार वैल्यू वो आपको मिल जाती है। ओल्ड कार, वही कार जिसकी वैल्यू नई की 7 लाख रुपए। एक बात और, अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं ना तो खरीदने के सिर्फ शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू लगभग 15 से 20% डेप्रिशिएट हो जाती है। कहते हैं ना कि हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और नई गाड़ी से इमोशन कितने दिन के लिए होते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उसके बाद वो नॉर्मल बात होने लग जाती है। इसीलिए आपको ये भी देखना है कि इंस्टेंट अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि वही 7 लाख की वैल्यू की गाड़ी है और आपने 4-5 साल चली हुई गाड़ी ली है, तो उसकी वैल्यू मिलने वाली है आपको 3 लाख रुपए। अभी भी वही सेम कंडीशन है, आपके पास 3 लाख अपने खुद के नहीं है, सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, और 1 लाख रुपए को आपने लोन करवा लिया, EMI करा लिया। उसका ड्यूरेशन भी 3 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं सेम 9% है ना। ये कुछ वेरी भी हो सकता है, सेकेंड हैंड कार में थोड़ा ज़्यादा भी होता है, मैं 9% मान लेता हूँ। तो आपकी पर मंथ जो EMI आने वाली है वो 3100 रुपये आने वाली है। इसका मतलब टोटल पेमेंट जो आप देंगे 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट, 3100 की EMI 36 महीने के लिए 3,11,600 रुपये आप देने वाले हैं। मतलब 11,600 रुपये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगा जो आप वहाँ पे करेंगे। फाइन, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। आज आप EMI कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करें EMI कैलकुलेटर, वहाँ पर आप कार की वैल्यू डालें, डाउन पेमेंट डालें और कितने साल के लिए चाहिए वो डालें, सारी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाने वाली है। अब यहाँ पर ज़रूरत है सारी चीज़ों को ठीक तरीके से कंपेयर करने की और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की। फाइन, मैंने आपको कहा था कि आप अगर डाउन पेमेंट 2 लाख दे रहे हैं, 15,900 की EMI है 36 महीने के लिए, तो 7,72,000 रुपये आपने पे करने हैं, और यहाँ पर आपको पे करने 3,11,600 रुपये। और ये गाड़ी 10 साल बाद, मतलब ये 4-5 साल पुरानी गाड़ी चली जो हुई है वो अगले 5 साल बाद, या ये गाड़ी अपने 10 साल बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू रह जानी है वो 1 लाख रुपये। और कई बार तो क्या है, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी अगर है ना वैल्यू में, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 60,000, 70,000, 80,000,
90,000 मैक्सिमम भी लोगे तो 1 लाख रुपए रहने वाली है। मतलब जो 7,72,000 की गाड़ी थी उसमें 1 लाख रुपए आपका स्क्रैप का सेल हो गया, तो आपको 6,72,000 रुपए का लॉस होने वाला है। और यही कार जो आपने सेकेंड हैंड खरीदी थी, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी थी 3,11,600, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, 2,11,600 का आपको लॉस होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ठीक है सेकेंड हैंड गाड़ी है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होगी, बहुत सारे खर्चे होंगे, नई गाड़ी में कोई खर्चा नहीं होगा, ये एक अलग बात है। अभी जो मेन चीज हमें समझनी है ना, वो लॉस हमें 2,11,000 या 6,72,000 का नहीं है, एक्चुअल लॉस कुछ और है। और एक्चुअल लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बात समझ लीजिए, 15,900 की आप ईएमआई दे रहे थे और यहां पर आपकी ईएमआई आ रही थी 3,100 रुपये। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो है 12,800 रुपये। मतलब अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो 15,900 देने के बाद, या सेकेंड हैंड कार खरीदते तो 3,100 देने पर आपकी मंथली सेविंग जो होती है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने पर, आप ये मान लेते कि वही गाड़ी मेरे लिए नई है और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 12,800 पर मंथ सेविंग होती है। अगर आप इस 12,800 को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, मैं मान लेता हूं, तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी होने वाली है 12,800, और आप 6 साल के लिए हम एक एवरेज कर लेते हैं, 12/6 महीने के लिए, तो 9,21,600 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 7.5% आप एफडी कर देते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और शेयर मार्केट में मिलने वाला रिटर्न आपको 8%, 9%, 12%, 20% तक भी हो सकता है, लेकिन हम एक बेस प्राइस कैलकुलेट करते हैं, 7.5% से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाली है। टोटल जो वैल्यू आपकी होगी वो होगी 11,66,600 रुपए। आप अगर सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं और उस पैसे में यही मानकर कि जो 15,900 की ईएमआई थी 12,800 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 6 साल में आपकी जो वैल्यू हो जाने वाली है वो हो जाने वाली है 11,66,600 रुपए। फाइन। और आप कह रहे थे कि मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी है, उसमें 3,11,600 मेरी वैल्यू ही है, तब भी आपको जो खर्चा है आपका सेकेंड हैंड कार का, तब भी आपको 8,55,000 रुपए की सेविंग इकट्ठी हो जाती है अगले 6 साल में। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है। आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन आपको कैसे लेने हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप नई गाड़ी खरीदें या पुरानी खरीदें, इसका कंपैरिजन आप कैसे करें, क्योंकि आपने सेविंग समझ ली, आपने इन्वेस्टमेंट समझ ली, आपने रेट ऑफ रिटर्न समझ लिया, आपने प्रॉफिट समझ लिया, आपने लॉस समझ लिया, लेकिन ये डिसीजन आप कैसे लें, ये डिसीजन लेने के लिए आपको 2 चीज़ देखनी है। एक तो आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके पास कितना पैसा सेव्ड है, और आपकी मंथली इनकम कितनी है। फ्रेंड्स, लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो प्लस अपने फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से कुछ लेकर अपनी डाउन पेमेंट दे देते हैं। मतलब टोटल सेविंग का 100% डाउन पेमेंट में चला जाता है, तो उनके पास कोई सेविंग बचने वाली नहीं रहती। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं कि उनकी जो मंथली इनकम है उसका 60, 70, 80 या 90% तक उनकी ईएमआई आ जाती है। सोचते हैं बाकी फैमिली भी तो कमा रही है, मिलकर सर्वाइव कर लेंगे। तो यहाँ जो हमें डिसीजन लेना है वो ये देखना है कि हमारी सेविंग कितनी है और हमारी मंथली इनकम कितनी है। डाउन पेमेंट जो आप गाड़ी के लिए देते हैं वो आपकी टोटल सेविंग का 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी है और ये 25% है, तो मतलब आपके पास लगभग 8 लाख रुपए होने चाहिए। जब आपके पास सेविंग में 8-10 लाख रुपए हो ना, तभी आप 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देकर गाड़ी खरीदें। इसके अलावा कहते हैं ना, ईएमआई कितनी होनी चाहिए, आपकी मंथली इनकम की 7 से 10% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी ईएमआई 15,900 रुपये आ रही है या 16,000 रुपये आ रही है, तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हों तो 15,900 की ईएमआई आप भरें, क्योंकि सिर्फ खर्चा ईएमआई का नहीं है, उसके अलावा आपकी गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, डीजल पेट्रोल है। और अगर इनडायरेक्ट वे में आप देखें, आप उस पैसे को सेकंड गाड़ी खरीद के इन्वेस्ट करते तो शायद आप बहुत अधिक आगे हो सकते थे। फाइन। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न, सर आपके पास कौन सी गाड़ी है और आपने कैसे शुरुआत की। मैंने सबसे पहले गाड़ी खरीदी मारुति 800। मारुति 800 के बाद मैंने खरीदी वैगनार। वैगनार के बाद मैंने खरीदी होंडा सिटी। होंडा सिटी के बाद मैंने खरीदी टाटा सफारी। टाटा सफारी के बाद मैंने खरीदी ऑडी A6। ऑडी A6, और बीच में और भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और इतनी सारी गाड़ियाँ मैंने कैसे ऑक्यूपाई की, क्योंकि मेरी जो एवरेज मंथली इनकम है ना, वो लगातार बढ़ती चली गई। फ्रेंड्स, आप कोई भी गाड़ी खरीदें, नई खरीदें, पुरानी खरीदें, कम वैल्यू की खरीदें, ज़्यादा वैल्यू की खरीदें, आप सिर्फ ये कैलकुलेट करें कि आपके पास टोटल सेविंग कितनी है और आप कितना पैसा उसमें डाउन पेमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपकी टोटल इनकम का कितना % आपकी ईएमआई आने वाली है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं
कि यू हैव टू बाय अ न्यू कार और ओल्ड कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।